हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो में। मैं प्रवीण सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं रीड लेवल 2 के लिए साइंस के अंतर्गत जो आपके टॉपिक दे रखा है अम्ल, सार और लवण। उसके अंतर्गत अम्लों के बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं कि अम्ल क्या होते हैं, अम्लों के गुण क्या क्या है और अम्ल से संबंधित जो अलग अलग विचारधारा है, जैसे कि आरएनएस के द्वारा दी गई डेफिनेशन जो कि कहती है कि हाइड्रोजन आयन अलग करते हैं, ब्रॉन्स्टेड और लोरी की थ्योरी कहती है कि प्रोटॉन प्रदान करते हैं, लुईस की थ्योरी कहती है कि जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे। ठीक है, इन सभी के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब बात कर रहा हूं मैं दोस्तों अम्लों का वर्गीकरण, जैसे ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल के बारे में बात कर चुका हूं। अब बात करेंगे इस वीडियो में अम्लों के उपयोग के बारे में कि अम्लों का उपयोग किस किस प्रकार से होता है और कौन कौन से अम्लों का कहाँ उपयोग होता है। ठीक है, सबसे पहला अम्ल आता है दोस्तों आप लोगों के कि सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग। अब सल्फ्यूरिक अम्ल होता क्या है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 ये है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और इसका उपयोग होता है पेट्रोलियम के शोधन में। जो पेट्रोलियम निकाला जाता है ना धरती से, मतलब जब निकाला जाता है तो उसमें से उसका शोधन करने के लिए, उसे शुद्ध बनाने के लिए हम H2SO4 का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विस्फोटक बनाने में, जो बम वगैरह होते हैं, बारूद वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। रंग एवं औषधियों के निर्माण में, जो आप होली के अंदर रंग यूज करते हैं, औषधियाँ जो उपयोग में ली जाती है उनके निर्माण में। संचायक बैटरी यानी कि जो आपके मोबाइल की बैटरी है, सेल है, उनको बनाने में भी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अम्ल आता है दोस्तों आप लोगों का नाइट्रिक अम्ल। अब नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3। अब नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे पहले तो वही औषधियों के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। उर्वरक बनाने में, यानी कि जो आपके रासायनिक खाद होते हैं वो एक तो नेचुरल रूप से मिलते हैं, लेकिन एक उर्वरक होते हैं उन्हें रासायनिक खाद कहा जाता है और ये उर्वरक बनाए जाते हैं किसके, मतलब जो है विकल्प के रूप में, तो खाद के विकल्प के रूप में। खाद की जगह आजकल क्या यूज किए जाते हैं, अधिक से अधिक यूरिया है, आपका DAP है, इन सभी को, और इसी को क्या कहा जाता है, उर्वरक। फोटोग्राफी में भी किसका उपयोग होता है, नाइट्रिक अम्ल का। विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अम्ल राज बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, किसका, नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। और नेक्स्ट आपका जो दोस्तों अम्ल आता है वह है अम्ल आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि दोस्तों आपका HCl के बारे में बात करें तो इसका उपयोग भी प्रयोगशाला यानी कि लैब में जो है दोस्तों आपके अभिकर्मक के रूप में उपयोग होता है। अम्लराज बनाने में भी इसका उपयोग होता है। रंग और औषधियों के निर्माण में भी HCl का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल का उपयोग। एसिटिक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो विलायक के रूप में होता है, सिरका निर्माण में होता है, एसीटोन बनाने में होता है और खट्टे खाद्य जो पदार्थ होते हैं, खट्टे पदार्थ जो होते हैं उनके निर्माण में होता है। एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH, इसका निर्माण जो है दोस्तों किससे किया, इसका उपयोग कहाँ का किया जाता है, तो विलायक के निर्माण में, सिरका के निर्माण में, एसीटोन के निर्माण में, खट्टे पदार्थ बनाने तो उनके निर्माण में। ठीक है, नेक्स्ट अम्ल आता है दोस्तों आप लोगों का फॉर्मिक अम्ल। और ये जो फॉर्मिक अम्ल है इसका उपयोग किया जाता है जीवाणुनाशक के रूप में और फलों को संरक्षित करने के लिए। इस जीवाणु, और ये जो फॉर्मिक अम्ल है ये आपके जब मधुमक्खी काटती है ना, मधुमक्खी, ये जब मधुमक्खी काटती है दोस्तों तब इसी अम्ल का रिसाव होता है, तब इसी अम्ल का स्त्रावण होता है और उससे हमारी हड्डी जो है हाथ की चमड़ी फूल जाती है। ठीक है, तो ये थे कुछ अम्ल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ और अम्लों की ओर। तो नेक्स्ट है दोस्तों वही फॉर्मिक अम्ल का और कहाँ उपयोग होता है, तो रबड़ के स्कंदन में होगा, चमड़े के उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग। किसका उपयोग, ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग। अब ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल फोटोग्राफी में काम आते हैं। कपड़ों की जो छपाई और रंगाई होती है, जो हमारे कपड़े रंग रंगीले बनाए जाते हैं, अलग अलग आकृतियां उत्कीर्ण की जाती है, उन सभी में किसका उपयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का। चमड़े के विरंजक के रूप में भी इसका उपयोग हम करते हैं। चमड़े का जो विरंजक है वो किसे कहा जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल को कहा जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। कपड़े पर स्याही के धब्बे को हटाने के लिए, अगर आपके कपड़े के ऊपर आप पढ़ रहे हो और गलती से स्याही का धब्बा लग जाए, जिस प्रकार से दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा सूर्यवंशम पिक्चर के अंतर्गत जब बच्चे के शर्ट के ऊपर स्याही चली जाती है अमिताभ बच्चन के द्वारा, तो उस स्याही को हटाने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों, किसका उपयोग करेंगे हम, तो ऑक्जेलिक अम्ल, सॉरी हम किसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों, आपके इसका ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल ही सही है, ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग कर सकते हैं।
बेंजोइक अम्ल का उपयोग। अब बेंजोइक अम्ल जो होता है इसका उपयोग कहाँ होता है, तो बेंजोइक अम्ल का उपयोग मैक्सिमम कहाँ होता है, दवा और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। जो हमारे दवाएं हैं और जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके संरक्षण में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला एसिड कौन सा है, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट आता है साइट्रिक अम्ल। ये साइट्रिक अम्ल है। साइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो साइट्रिक अम्ल जब आपको धातु कोई है उसको साफ करना हो, यानी धातुओं को साफ करने में उपयोग में लिया जाता है। खाद्य पदार्थों व दवाओं के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है और कपड़ों के उद्योग में भी साइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, जो ये अम्ल होता है दोस्तों, इसके लिए जो इसकी पीएच वैल्यू होती है, इस पीएच वैल्यू की जो वैल्यू होती है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, तो 7 से कम होती है। ठीक है, ये पीएच क्या होता है, तो ये एक स्केल है, 0 से लेकर 14 तक इसके अंतर्गत गिनती लिखी होती है। 0 होने का मतलब है पदार्थ उदासीन है, 7 से कम आ गई या 7 आ गई, 7 आ गई तो पूरा जो है दोस्तों आप लोगों के मतलब बहुत ही हल्का सा अम्ल है, और 7 से कम है, जितनी कम होती जाती है वह उतना प्रबल अम्ल बनता जाता है। और 7 से 14 के बीच में है तो क्या होगा, सार होगा। और अगर एग्जैक्टली 0 हो जाए तो क्या हो जाता है दोस्तों आपका एग्जैक्टली 7 हो जाए तो उदासीन होता है। ठीक है, और 0 हो जाए तो प्रबल से प्रबल अम्ल बन जाता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों हम सार की और। अब किसके बारे में बात करेंगे, हम सारों के बारे में बात कर लेते हैं, यानी बेस के बारे में बात करते हैं। तो आप टॉपिक डालिएगा सार। ठीक है, तो देखिए अम्लों के बारे में बात कर चुके थे, अब बात करते हैं सार के बारे में। सार जो है दोस्तों धातुओं या धातुओं के सदृश कोई भी एक प्रकार का आचरण करने वाला कोई भी आपने मूलक ले लिया। ठीक है, और वे यौगिक जो अम्लों से अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं उन्हें ही हम सार कहते हैं। सीधी बात ही है। सार का मतलब क्या हुआ कि वह धातु या धातुओं के सदृश कोई आचरण करता है और उसके जो मूलक होते हैं उन्हीं को कहा जाता है, या तो आप सार कह सकते हैं, या वे यौगिक जो आपके अम्लों के साथ में अभिक्रिया करे और क्या दे, लवण और जल दे, उसे ही कहा जाता है सार। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि अम्ल से अभिक्रिया करके, मैं रेड पेन ले लेता हूं, अम्ल से अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया करके लवण व जल, अम्ल से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं कौन, ये सार। ठीक है, अब इनके गुणों के बारे में हम बात करते हैं कि इसके कौन कौन से गुण है, यानी किसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। तो इसके गुण, और इनके गुणों से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसके गुणों को रट लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला जो इसका गुण है दोस्तों, ये स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं। तो ये लिख लीजिए, स्वाद में तीखा व कड़वा या कड़वा होते हैं। ठीक है, तीखे और कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, कौन, सार। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, आप जब सार को छुओगे, यानी सार को छूने पर, सार को आप अगर टच कर रहे हो तो आपको लगेगा छूने पर साबुन के समान लगेगा। कैसा, साबुन के समान, चिकना आपके हाथ में से जाता गिर जाएगा इस टाइप से। ठीक है, साबुन के समान, ये बात याद रखनी है। ठीक है, सार को छूने पर साबुन के समान लगता है। ये प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर कि सार को छूने पर किस प्रकार के लगते हैं, तो साबुन जैसे। ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी डेफिनेशन आती और जो आती है वह यह है कि दोस्तों जो आपके प्रबल सार होते हैं वे विद्युत के सुचालक होते हैं। प्रबल सार विद्युत के सुचालक क्या होंगे, सुचालक होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वह यह है कि अम्ल से प्रतिक्रिया करने पर लवण और जल बनता है, जो कि मैं आप लोगों को पहले ही डेफिनेशन में ही लिखवा चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो है लिटमस को क्या कर देगा, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, लिटमस पत्र को अम्ल क्या करते हैं, तो अम्ल क्या करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, क्या करते हैं, जल्दी से बताइए, लाल को नीला, नीले को लाल कर देते हैं। जबकि सार क्या करेगा, लाल लिटमस को अगर लाल है, लाल लिटमस को किस में बदलेगा, नीले में।
ये बात आपको याद रखनी है। ये क्या करेगा, लिटमस पत्र अगर लाल है तो लाल लिटमस पत्र को नीले में, और मिथाइल ऑरेंज जो होता है उसे पीले में कन्वर्ट कर देता है, जिसके बारे में हमें अभी जानकारी नहीं लेनी है। नेक्स्ट है दोस्तों तेल और गंधक। तेल और गंधक जो होता है दोस्तों, आपके तेल और गंधक को घुलाने की शक्ति होती है, ठीक है, घुला देने की क्षमता होती है। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है कि तेल और जो गंधक होते हैं उनको घुलाने की क्षमता किसमें होती है, सार में होती है, अम्लों में नहीं होती है। ये कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, कार्बनिक पदार्थों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आता है आपके कि जो फिनोप्थलीन होता है उसको गुलाबी कर देता है। ये बात आप याद रख लीजिएगा क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए फिनोप्थलीन, ये एक पदार्थ है, ठीक है, ये भी जैसे मैथिल ऑरेंज या लिटमस है उन्हीं की तरह। तो फिनोप्थलीन को गुलाबी कर देता है। कैसा करेगा दोस्तों, आपके गुलाबी, ठीक है, गुलाबी कर देता है, गुलाबी नगरी जयपुर जैसा कर देता है। ये बात आपको याद रखनी है, फिनोप्थलीन को क्या कर देता है, गुलाबी कलर दे देता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो अम्ल क्या होते हैं, अम्ल जो है सार क्या होते हैं, अम्ल से अभिक्रिया करके क्या देंगे, लवण और जल बनाएंगे। इनके गुण है स्वाद में ये तीखे होंगे, कड़वे होंगे, सार को छूने पर ऐसा लगेगा कि जैसे साबुन हो हमारे हाथ में। प्रबल सार जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, विद्युत के सुचालक होते हैं। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तेल और गंधक को घुला देने की इनमें क्षमता होती है। कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं और फिनोप्थलीन को गुलाबी कर देते हैं, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो अलग अलग डेफिनेशन है, जैसे कि कल अम्ल के बारे में हमने बात करी थी, सबसे पहले आरएनएस के द्वारा दी गई डेफिनेशन। उसके बाद में हमने बात करी थी आरएनएस के बाद में किसके बारे में, तो आरएनएस के बाद में हमने बात करी थी बॉन्स्टेड और लोरी का सिद्धांत, फिर हमने बात करी थी ल्यूइस का सिद्धांत। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम बात करेंगे अब सबसे पहले आरएनएस की थ्योरी के बारे में। तो आप लिख सकते हैं आरएनएस का सिद्धांत। अब आरएनएस का सिद्धांत सार के बारे में क्या कहता है, तो आरएनएस के सिद्धांत के अनुसार सार वे पदार्थ हैं जो जलीय घोल में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो जलीय, मैं शॉर्ट में ही लिखवा रहा हूं, जलीय घोल में, जलीय घोल में क्या करेंगे दोस्तों, आपके हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जलीय घोल में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, और हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब हुआ OH माइनस देते हैं। क्या देते हैं, OH माइनस देते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले NaOH, ठीक है। जैसे ही इसकी रिएक्शन हम H2O यानी जल से करवाएंगे तो क्या देगा हमें, तो ये देगा हमें Na+ यानी एक तो आ जाएगा आपके, और दूसरा बनेगा OH माइनस, ठीक है। इसी प्रकार से अगर एक और एग्जांपल लूँ तो NH4OH, और इसकी रिएक्शन जैसे ही हमने H2O से करवाई तो क्या बनेगा, NH4+ प्लस OH माइनस, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। सेकेंड दोस्तों बात आती है हमारे ब्रॉन्स्टेड और लोरी की थ्योरी। तो ब्रॉन्स्टेड व लोरी का सिद्धांत, ठीक है। तो लिखिएगा आप ब्रॉन्स्टेड व लोरी का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि वे पदार्थ है ये सार जो क्या करेंगे, दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण करते हो। तो प्रोटॉन त्यागेगा कौन, अम्ल। तो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता, ठीक है, प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होती
है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि प्रोटॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वह किस में होती है, सार में होती है। ऐसा किसने कहा, ब्रॉन्स्टेड और लोरी के सिद्धांत के अनुसार। जैसे कि देखिए OH माइनस है, जैसे ही हमने इसकी H प्लस से रिएक्शन करवाई तो ये क्या देगा हमें, ये देगा हमें H2O। क्या देगा, H2O। इसी प्रकार से जैसे ही हम CH3COO माइनस की रिएक्शन H प्लस से करवाते हैं तो क्या देगा हमें, CH3COOH। ठीक है, ये क्या कहता है ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी कि भाई दूसरे पदार्थ से आप क्या करोगे, H प्लस ग्रहण करोगे। तो ये रहा देखो H प्लस, इसको किसने ग्रहण करा, OH माइनस से, जैसे ही ग्रहण करा H2O बन गया। इसी प्रकार से H प्लस इसने ग्रहण करा तो क्या बन गया, CH3COOH। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, थर्ड आता है ल्यूइस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। किसका, ल्यूइस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब ये जो ल्यूइस है ये क्या कहता है, तो भाई साहब कल इसने तो बोला था कि अम्ल वे होते हैं जो लोन पेयर को क्या कर सकते हो दोस्तों, क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो या कलेक्ट कर सकते हो या ज्वाइन कर सकते हो या ले सकते हो, अल्टीमेटली कहने का मतलब। लेकिन ल्यूइस ने सार के बारे में कहा जो लोन पेयर प्रदान कर सकते हो, यानी कि निर्जन युग्म प्रदान कर सके, जो दो इलेक्ट्रॉनों का युग्म यानी लोन पेयर जो है दूसरों को दे सके। जैसे कि हाइड्रोनियम आयन हम लेते हैं एग्जांपल, देखिए H है और ये आपका O है, इसकी रिएक्ट ये इस प्रकार से वाटर बना दिया मैंने, देख लीजिए, और इसके इलेक्ट्रॉन बाहर डिनोट कर देता हूं मैं, ये लीजिए। इसकी रिएक्शन हुई H प्लस से, किसकी रिएक्शन हुई इससे, H प्लस की, और इससे क्या बनेगा, तो इससे बनेगा H डबल O, ये और ये आपका H, यहाँ पर भी H, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा दोस्तों, अब प्लस साइन। ठीक है, तो इसने क्या करा, इस जो है ये प्रोटॉन युग्म जो था ये इसको क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया है। तो जिसमें प्रोटॉन जो निर्जन जोड़ी होती है या लोन पेयर होते हैं उन्हें ज्वाइन करने की क्षमता होती है, उसे ही कहा जाता है सार। ठीक है, इसीलिए जो ये H2O है ये आपका क्या कहलाएगा, ल्यूइस सार कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका, ल्यूइस बेस। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और जो ये आपके सार होते हैं इनका pH का मान कितना होता है, तो जैसा कि मैंने आपको अम्ल में बताया था 7 से कम, यहाँ पर क्या होता है कि इनका pH वैल्यू 7 से अधिक। ये बात आपको शॉर्टकट में से लिख दी है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात आती है दोस्तों अब कि जो ये सार हैं इनके प्रकार कितने होते हैं। तो भस्म के प्रकार आप लिख लीजिए, भस्म या सार। ठीक है, तो भस्म के प्रकार, और इसके प्रकार में हम पहला प्रकार जो लेंगे वह है दोस्तों आपका जल में विलय। जल में विलय, ठीक है, विलय भस्म। और नेक्स्ट जो दोस्तों हमारे आता है वह आता है जल में अविलय भस्म। जल में अविलय भस्म, ठीक है, अविलय भस्म। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। एक तो होते हैं जल में विलय, जो जल में घुल सकते हो वो सार, और दूसरे होते हैं जो जल में नहीं घुल सकते हैं। ठीक है, अब जो भस्म है वो अगर क्या होता है दोस्तों, जल में घुल गया तो हम उसे स्पेसिफिक नाम देंगे सार। क्या नाम देंगे, सार दे देंगे। वैसे सार ही होते हैं, लेकिन क्या है थोड़ा सा बस डिफरेंस है कि अगर ये भस्म जो है जल में विलय है तो सार कहेंगे, और अगर ये जल में नहीं है विलयशील तो हम इसे भस्म कहेंगे बस। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज जो है दोनों में सेम ही होती है। तो आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले इसके लिए एक बात और यहाँ लिख लीजिए, वो इम्पोर्टेंट है कि जितने भी सार है वो तो भस्म होते हैं। ठीक है, आप ये लिख लीजिए, सभी सार भस्म होते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली क्या है कि दोस्तों एक भस्म और सार में छोटा सा, अगर हम हाई लेवल पे जाकर के देखते हैं तो छोटा सा डिफरेंस होता है, इसलिए मैं ये लाइन लिखवा रहा हूँ। हो सकता है इस लाइन से क्वेश्चन उठा ले अगर नया टीचर कोई बना रहा हो पेपर आपका तो। ठीक है, और लेकिन सभी
सभी भस्म सार नहीं, सभी भस्म सार नहीं होते। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अब यहाँ क्या डिफरेंस होता है वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। तब देखो, सार और भस्म छोटी क्लास के लिए सब लगभग सेम ही है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भस्म और सार में एक डिफरेंस होता है, और इसीलिए एक डिफरेंस के बेस पर ही हम ये कहते हैं कि सभी सार जितने भी है, जितने भी बेस है, वो सभी तो भस्म है, लेकिन सभी भस्म सार नहीं होते। दोनों को इंग्लिश में बेस ही कहा जाता है। अब लिखिए आप सबसे पहले सार के बारे में, और सार वे है जो जल में विलयशील है। तो जल में घुलनशील भस्म, जल में घुलनशील भस्म को ही हम क्या कहते हैं, सार कहते हैं। जैसे कि अगर हम इसके एग्जाम्पल देते हैं तो इसका एग्जाम्पल आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। नेक्स्ट आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH। नेक्स्ट आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH। ये जो है दोस्तों आपके क्या है, प्योरली सार है, ये जल में घुलनशील भस्म है, ठीक है। तो जल में घुलनशील भस्मों को क्या कहते हैं, सार कहते हैं। और कौन कौन से एग्जाम्पल है, NaOH, KOH, CaOH, NH4OH ये। अब जल में अविलयशील भस्म, तो जल में जो अविलय भस्म होते हैं उन्हें भी सारक ही कहा जाता है, लेकिन उन्हें पर्टिकुलर भस्म नाम दे दिया गया है। इनमें और इनमें एक ही डिफरेंस होगा कि दोस्तों आपके जो ये जल में अविलय सारक होते हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल तो देते हैं, लेकिन सार के जो अन्य दूसरे गुण हैं जो हम आगे पढ़ेंगे वो इसमें प्रदर्शित नहीं होते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो ये लिख लीजिए कि जल में अविलय, जल में अविलय सारक या सार, तो सारक अम्ल के साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके करके लवण व जल देते हैं। लवण और जल देते तो है, परंतु सार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं होते, अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। बस ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और अब इसके मैं डायरेक्ट कुछ एग्जांपल्स लिखवा देता हूँ, जैसे कि आपका एग्जांपल जिंक ऑक्साइड ZnO, इसके अलावा फेरस ऑक्साइड FeO, इसके अलावा आपका फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, मैंने आपको बताया था +3 और +2 दो इसकी जो है संयोजकता होती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3, इसी के साथ में और ले सकते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी कि CuOH होल ट्वाइस, इसी के साथ में फेरस हाइड्रोक्साइड यानी कि आपका ले सकते हो FeOH होल ट्वाइस। इस प्रकार के यह कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि क्या करते हैं दोस्तों, जल के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल तो देंगे, लेकिन सार के जो अन्य गुण है वो इनमें प्रदर्शित नहीं होते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा दोस्तों कि जो है आपके किसके बारे में, तो हमने अम्लों के उपयोग के बारे में, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल के बारे में। फिर हमने पढ़ा बेंजोइक अम्ल और आपके किसके बारे में, ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में पढ़ा और साइट्रिक अम्ल के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा दोस्तों कि अम्ल जो होते हैं वो सार जो होते हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं, लवण और जल देते हैं, ठीक है। फिर इसके कुछ गुण पढ़े, जैसे कि स्वाद में तीखे होते हैं सार को छूने पर साबुन जैसा लगता है। प्रबल सार विद्युत के सुचालक होते हैं। लिटमस पत्र लाल को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तेल और गंधक को घुला देने की क्षमता होती है सार में। कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। फिनोप्थिलीन को गुलाबी कर देते हैं। कौन दोस्तों, सार, ठीक है।
नेक्स्ट हमने बात करी आरएनएस का सिद्धांत। तो आरएनएस का सिद्धांत कहता है कि जलीय घोल में हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि जलीय घोल में जो हाइड्रोक्साइड आयन दे सकते हो वे क्या कहलाएंगे, सार कहलाएंगे आरएनएस के अकॉर्डिंग। NaOH H2O फिर Na+OH-, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, आपके सार कहलाएगा, क्योंकि ये क्या दे रहा है, OH- दे रहा है। फिर ब्रॉन्स्टेड और लोरी का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रोटॉन ग्रहण करता हो। प्रोटॉन क्या होता है, ये H+ जो है ये प्रोटॉन होता है, ये मैं कल भी बता चुका हूँ। तो इस प्रोटॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है OH- में, इसलिए ये क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका सार कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ल्यूइस का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है वो क्या कहता है कि निर्जन युग्म यानी कि आपके दोस्तों लोन पेयर को प्रदान कर सके, लोन पेयर त्याग सके। तो देखो इसने लोन पेयर त्याग करा तो इसने ग्रहण करा, तो ये भी क्या कहलाएगा, ल्यूइस का सार कहलाएगा। और इसके पीएच की वैल्यू 7 से अधिक होती है। फिर हमने बात करी भस्मों के प्रकार। तो भस्म दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जल में विलय और एक होते हैं जल में अविलय। जल में विलय होते हैं उन्हें ही कहा जाता है सार कहा जाता है। और बस सार और भस्म में एक अंतर है कि सभी सार तो भस्म होते हैं लेकिन सभी भस्म सार हो ये जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि सार जो होते हैं वो क्या होते हैं, जल में घुलनशील केवल भस्म होंगे वही सार कहलाएंगे। जो अविलयशील है उन्हें हम सार नहीं कहते हैं। वे भी जल से अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल देते तो हैं लेकिन उनके जो अन्य गुण हैं वो सार के प्रदर्शित नहीं होते हैं। एग्जाम्पल है ZnO, FeO, Fe2O3, Al2O3 इन सभी के। ठीक है दोस्तों, तो आज की ये क्लास थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो मैं डेली क्लास लेने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।